कुपित रागिनी की रूह की याददाश्त मिटाकर चंद्रकला ने नीति को बचा लिया, पर नीति की असलियत के बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अर्जुन और कोमल ने भैरवा से नीति का सौदा कर उसे अपनी बेटी तो बना लिया, पर वो भूल गए कि उन्होंने नीति का नहीं, अपनी मौत का सौदा किया था। आप सुन रहे हैं नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म दो जान, एपिसोड 3। उसके बालों से धुआं निकल रहा था। आधे से ज्यादा जला उसका शरीर बेहद खौफनाक दिख रहा था। सड़क पे बैठी आगे पीछे झूमते हुए वो रो रही थी। हेडलाइट की रोशनी से उसकी सिकुड़ती चमड़ी अब भी नजर आ रही थी। अर्जुन की गाड़ी के सामने रागिनी की आत्मा थी। कोमल ने नीति को अपनी गोद में और मजबूती से जकड़ लिया। अर्जुन और कोमल सहमे डरे चुपचाप गाड़ी के अंदर से रागिनी की आत्मा को देख रहे थे। उसके रोने की खौफनाक आवाज ने वहां के वातावरण में मनहूसियत पैदा कर दी थी, और तभी नीति बिलख कर रो पड़ी। कोमल ने अपने हाथ से उसके मुंह को दबाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। रागिनी का रोना रुक गया। अर्जुन ने देखा वो अचानक खड़ी हुई और नीति को घूरते हुए हंसने लगी। इससे पहले अर्जुन अपनी रिवॉल्वर से कुछ कर पाता, रागिनी ने अपने हाथ से इशारा किया और एक झटके में कार को खींच के अपने आप से एक जोरदार टक्कर करवा दी। ऐसा लगा मानो अर्जुन की कार किसी ट्रक से टकरा गई। अर्जुन और कोमल मर चुके थे। रागिनी नीति के शरीर पे कब्जा करने ही वाली थी कि वहां चंद्रकला आ गई और अपनी तंत्र साधना से उसने नीति को बचा लिया। आंखें बंद किए चंद्रकला अपनी साधना में लीन नीति के अतीत में झांकने की कोशिश कर रही है, पर अर्जुन और कोमल की मौत के अलावा उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। यहां तक कि वो भैरवा भी नहीं जिसने नीति को बेचा था। चंद्रकला को यह राज कैसे भी पता करना था। उसने नीति को देखा जो उसके पास ही जमीन पर लेटी खेल रही थी। खुद से बुदबुदाते हुए बोली, पहले मासिक चक्र तक तो रागिनी कुछ भी नहीं कर पाएगी, पर उसके बाद उसकी यादें वापस आ जाएंगी और वो फिर से मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। उसे रोकने के लिए मुझे नीति का अतीत जानना ही होगा। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई चंद्रकला अचानक दरवाजे पर हुई तेज दस्तक से दहल उठी। इतनी रात गए गांव से दूर वीराने में कौन हो सकता है? चंद्रकला ने दरवाजा खोला तो सामने देखते ही दंग रह गए। उसने देखा कि तेज बारिश में भीगते हुए कुछ गांव वाले सामने खड़े थे। उनके बीच में छाता लिए सरपंच पुरुषोत्तम दास खड़ा था। वो चंद्रकला के पास तेजी से आया। उसकी लाल आंखें बिलख बिलख के रोने का सबूत दे रही थी। उसने चंद्रकला से कहा, मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। पुरोहित जी का कहना है कि एक रुदाली से उसका कर्मकांड ना करवाया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सरपंच की नजर घर के बिखरे सामान पर घूमने लगी और जमीन में लेटी नीति के ऊपर अटक गई। ये देख चंद्रकला घर के बाहर आई और दरवाजा बंद कर लिया। चंद्रकला जानती है कि सरपंच कितना घटिया किस्म का इंसान है। वो अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आखिर वो पुरुषोत्तम ही तो था जिसने चंद्रकला को डायन बता के मायापुर गांव वालों के सामने जिंदा जलाने का प्रस्ताव रखा था, पर बाकी पंचायत ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। चंद्रकला जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि मैं सामान लेकर आती हूँ। घर के अंदर आई। उसने सबसे पहले नीति को एक संदूक में छिपा दिया और अपना झोला उठाया और घर के बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर लिया। वो चुपचाप गांव वालों के साथ बारिश में पैदल चलने लगी। बेमौसम हुई बरसात ने गांव की कच्ची सड़कों को पानी में डुबो दिया था। सब किसी तरह खुद को संभालते टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गांव वालों के साथ चंद्रकला पुराने किले के खुले मैदान में पहुंची तो वहां का नजारा किसी महापाप की कहानी बयां कर रहा था।
बारिश की वजह से वहां जलती चिता की आग बुझ चुकी थी। बुझी हुई चिता के निकलते धुएं से चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। गांव वालों ने चंद्रकला को बताया कि सरपंच की बेटी एक लड़के मनोहर से प्यार कर बैठी थी। इस बात से तिलमिलाए सरपंच पुरुषोत्तम ने उस लड़के को गोली मार दी और उसके शरीर को जला दिया। अपने प्रेमी को जलता देख रागिनी भी उसी चिता में कूद गई। नाम सुनते ही चंद्रकला ने रोका। रुको रुको रुको, क्या नाम बताया सरपंच की बेटी का? उस व्यक्ति ने धीमे से कहा, रागिनी, रागिनी पुरुषोत्तम दास। चंद्रकला के तो होश उड़ गए। इसका मतलब रागिनी की आत्मा को नीति के शरीर में कैद कर दिया मैंने। चंद्रकला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस चिता को घूरने लगी और बगल में खड़े आदमी ने आगे जो कहा वो और भी भयावह था। उसने बताया कि कैसे जलती तड़पती चीखती हुई रागिनी का जलता शरीर भागकर उस कुएं के पास गया और उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। चंद्रकला ने रागिनी का कर्मकांड करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, बदले की आग में मरी इस लड़की की इच्छा अधूरी है। अगर मैंने इसका शांति हवन किया तो प्रलय आ जाएगा, पूरे गांव में तबाही मच जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और चंद्रकला की बात पूरी होती कि तभी भीड़ के पीछे से पुरुषोत्तम ने ललकारते हुए भारी आवाज में कहा, हम जानते थे तुम कोई ना कोई नाटक जरूर करोगी। एक रुदाली हो तुम, लोगों की मैयत पर बुरी तरह रोना, बिलखना, छाती पीटना, ये सब करती हो तुम ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। यही तो है ना तुम्हारा धंधा। और भूलो मत, मरने वाली कोई और नहीं, मायापुर गांव के सरपंच की बेटी है। और जानती हो अपनी बेटी क्या होती है? बिलवा। चंद्रकला ने देखा दूर अंधेरे से एक छोटे कद का गठीले बदन वाला आदमी हाथ में कुछ लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। बिलवा के करीब आते ही चंद्रकला की सांसें थम गईं और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। बिलवा के हाथ में कुछ और नहीं बल्कि नीति थी। अब ना चाहते हुए भी चंद्रकला को रागिनी के कर्मकांड के लिए मानना पड़ा। रागिनी और मनोहर की प्रेम कहानी क्या बनेगी एक खौफनाक दास्तां? आखिर रागिनी के शांति हवन से मायापुर में कैसा प्रलय आएगा? और जब रागिनी की आत्मा नीति के शरीर में कैद है तो चंद्रकला कैसे करेगी रागिनी का कर्मकांड? जानिए रहस्य, साजिश और डरावने एहसास से भरी कहानी एक जिस्म में दो जान, सिर्फ नुक्कड़ एफएम पर।